गुड मॉर्निंग 6A स्टूडेंट्स। आज हम सभी से विषय हिंदी लैंग्वेज के अंतर्गत पाठ संख्या 30 पाठ का नाम है अपठित बोध। अपठित बोध के बारे में समझते हैं कि आज ये अपठित बोध क्या होता है। ठीक है चिल्ड्रन, तो क्या कोई बताना चाहेगा कि अपठित का क्या अर्थ होता है? वेरी गुड। और बोध का क्या मीनिंग होता है? कोई स्टूडेंट? बोध का मीनिंग होता है जिसे जाना जाए या पता हो। ठीक है, ओके। अपठित का शब्द अर्थ, जैसे कि ईशान ने बताया कि अपठित का अर्थ होता है कि जिसे पढ़ा ना गया हो। वो बोध का मतलब होता है कि जो हम जान रहे हैं। ठीक है ना। अब अपठित बोध में कौन कौन सी चीजें आती हैं, सवाल ये उठता है। तो अपठित बोध में चिल्ड्रन दो चीजें आती हैं। एक होता है अपठित गद्यांश और एक होता है अपठित पद्यांश। और अपठित जब बात आती है गद्यांश की, तो जानते हैं कि गद्यांश क्या कहलाता है और फिर जानेंगे कि पद्यांश किसे कहते हैं। ठीक है, ओके। यस, पैराग्राफ। लेकिन गद्यांश किसे कहते हैं, कौन बता सकता है? यस सताशी, बोलिए। गद्यांश किसे कहते हैं, किसे कहते हैं? ओके, पैराग्राफ को कहते हैं। लेकिन आपका जो आंसर है उतना सफिशियंट नहीं है। अब जो पैराग्राफ होता है, जब आप पैराग्राफ की बात कर रहे हैं, तो पैराग्राफ तो हम जब बड़ी सी कविता लिख रहे हो, निराला जी की कविताएं पढ़ी हैं कभी? बहुत लंबी, राम राम की शक्ति पूजा कविता पढ़ी है, बहुत लंबी कविता है। इसमें देखेंगे तो जब हमारे 10-12 लाइंस कंप्लीट हो जाती हैं और जो आगे कविता की लाइंस होती है उसको हम पैराग्राफ ही बोलते हैं। जब कविता भी होती है तो उसको भी हम न्यू लाइन से जब स्टार्ट करते हैं और कविता कंप्लीट नहीं होती है तो उसको भी हम पैराग्राफ कहेंगे। तो इसको हम गद्यांश कैसे कह सकते हैं? फिर भी सवाल वही का वही। ठीक है, कोई बता सकता है कि गद्यांश क्या होता है? हाँ, मुझे इंग्लिश में मत बताइए। पैसेज, वही उसने बोला है ईशान ने, उसमें कोई दूसरा शब्द नहीं बोला था। ठीक है, ओके। अब गद्यांश की बात आती है। हमारा हिंदी, पहली तो बात, हिंदी साहित्य हिंदी में हिंदी के अंतर्गत दो चीजें होती हैं भाषा के अंतर्गत, गद्य और पद्य। अब ये इसीलिए मैंने पूछा आपसे कि गद्य किसे कहते हैं। गद्य वो कहते हैं चिल्ड्रन जिसमें कोई भी तुकबंदी नहीं होती। अपने विचारों को हम स्वच्छंदता से व्यक्त करते जाते हैं, लिखते जाते हैं, विदाउट किसी तुकबंदी के। अब आपका सवाल होगा कि मैम, ये तुकबंदी क्या होता है, ये लय क्या होता है, दोहा क्या होता है, छंद क्या होता है? तो जब हम पद्य लिखते हैं तो आपने हमेशा देखा होगा कि जो कविताएं होती हैं और जो तुकबंदी होती है, जो लास्ट वर्ड रहता है उसकी जो मात्रा लगी होती है या जो शब्द रहता है, जो भी स्वर या व्यंजन जिसका भी प्रयोग किया जा रहा है या जो भी शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो लगभग मिलता जुलता हुआ होता है। जैसे मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। अब जब लास्ट में मंगल भवन अमंगल हारी निकल रहा है, हारी, रा में बड़ी ई की मात्रा निकल रहा है। जो दूसरी लाइन है जो उसको कंप्लीट कर रही है, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। अब ऊपर है हारी और नीचे है अजीर बिहारी, यानी जो ऊपर वाली रा की मात्रा है बड़ी ई है और नीचे जब रा लिख रहे हैं उसमें भी बड़ी ई की मात्रा। तो इसके में क्या है, तुकबंदी है। और उसमें छंद और लय अभी आपको इतना समझने की जरूरत नहीं है, वो बाद में आपको समझाया जाएगा।
बस इतना समझने की ज़रूरत है, जब उसमें एक लय होती है, एक तुक होता है। तुक मीन्स कि जो पहली लाइन है और दूसरी लाइन है, उसका जो लास्ट वर्ड है वो सिमिलर हो, ठीक है? उसकी जो मात्रा लगी है वो सिमिलर हो, तो वो तुक कहलाता है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको तुक समझने की ज़रूरत है। वैसे पद्य में कई चीज़ें होती हैं, लय, तुक, छंद, मात्रा, इतनी सारी चीजें जब होती हैं तो वो पद्य कहलाता है, ठीक है? लेकिन मैंने सिर्फ आपको यहाँ पर एक उदाहरण देके बताया कि वो जो तुक होता है, तुक बंदी, उसको बताकर। अब गद्य में तो हम चाहे, जैसे आपसे बोला जाए आप अपने विद्यालय पर निबंध लिखें, तो विद्यालय में चाहे तो आप, जब आप कविता लिखेंगे तो उसमें आपकी तुकबंदी होगी, और जब आप लिखेंगे कि अब आप कविता निबंध लिखें, तो क्या उसमें तुकबंदी होगी? होगी? निबंध लिखने के दौरान तुकबंदी आती है? नहीं आती। उसमें आप अपने विचार बस एक अरेंज करके एक क्रमबद्ध तरीके से आप लिखते चले जाते हैं, ठीक है? कि हमारे विद्यालय की इम्पोर्टेंस क्या है, बिल्डिंग उसकी संरचना क्या है, टीचर्स की क्या भूमिका रहती है, प्लस हमारे फ्रेंड्स की क्या भूमिका रहती है, जो फर्नीचर है और जो वहाँ का एक्सटर्नल और इंटरनल जो फैसिलिटीज़ हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो ह्यूमन रिसोर्सेस हैं, वो कौन कौन से हैं, ठीक है? फिर वहाँ का मैनेजमेंट कैसा है, फिर वहाँ पर हमारी इंडिविजुअल पर आते हैं। अभी ये क्या हो गया, पब्लिकली हो गया, मतलब सभी के लिए हो गया। अब आप पर्टिकुलर अपनी बात रखेंगे ना कि हमारी लाइफ में हमारे विद्यालय का क्या योगदान है, तो आप पर्टिकुलर उसके लिए लिखेंगे। लेकिन अब यहाँ पर बोल दिया जाए कि विद्यालय पर आपको कविता लिखनी है, यानी पद्य लिखना है। जो कविता होती है उसको एक फॉर्म में पद्य बोलते हैं, ठीक है? कविता को पद्य बोलते हैं। आपको मैंने संदर्भ और प्रसंग लिखाया होगा, तो उसमें लिखाया होगा प्रस्तुत पंक्तियां हमारे कवितांश से, या फिर लिखाया होगा हमारे इस प्रस्तुत पद्यांश खंड से, ऐसा लिखाया होगा, ठीक है? तो जो पद्यांश होता है कि पद्य का अंश, पद्य यानी कविता का अंश। जब हम गद्यांश लिखते हैं तो गद्यांश में चिल्ड्रन ये होता है कि गद्य का अंश। अब गद्य कौन कौन सी विधाएं होती, गद्य की 18 विधाएं होती हैं चिल्ड्रन। कौन कौन सी? कहानी होती है, निबंध होता है, रिपोर्टाज होता है, आत्मकथा होती है, ठीक है, यात्रा वृत्तांत होता है, और डायरी होती है, और भी बहुत से सारी चीजें होती हैं, नाटक होता है, कहानी होती है, उपन्यास होता है। ये सारी जो विधाएं होती हैं वो गद्य के अंतर्गत आती है। गद्य को साहित्य को दो भागों में बांटा गया है, कौन कौन से, गद्य और पद्य। गद्य के अंतर्गत जो चीजें आती हैं वो बहुत ही लिमिटेड है, लेकिन जो सॉरी पद्य के अंतर्गत जो चीजें आती हैं बहुत ही लिमिटेड है, लेकिन गद्य के अंतर्गत जितनी भी चीजें आती हैं वो बहुत ही बड़े फॉर्म में, क्योंकि उनकी कई विधाएं होती हैं। यात्रा, आत्मकथा, रिपोर्टाज और जीवनी, यात्रा साहित्य, डायरी, ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं। और सपोज दैट यहाँ पे कई चीजें दी गई हैं, यहाँ पर आपके स्टैंडर्ड में, क्योंकि इसी 6 स्टैंडर्ड से अप टू बोर्ड इसकी स्टार्टिंग हुई है, इसलिए जो भी पैराग्राफ्स दिए गए हैं वो बहुत ही इजी लैंग्वेज के, या फिर बहुत ही आसानी से उसको आप फाइंड कर सके, ऐसे पैराग्राफ आपको दिए गए हैं। लेकिन कई बार होगा अभी, जब आप जैसे जैसे बड़े होंगे तो आगे चलकर जो हमारे राइटर्स ने, जो लेखकों ने जो कहानियां लिखी हैं, जो निबंध लिखे हैं, जैसे श्री रामचंद्र शुक्ल जी जो हैं, वो हिंदी साहित्य को उन्होंने बहुत अच्छे निबंध दिए हैं। सरदारपुर सिंह, इन्होंने बहुत अच्छे निबंध दिए हैं। आत्मकथा भी सभी ने लिखी है, ठीक है। और यात्रा साहित्य, ये राहुल सांकृत्यायन वगैरह ने बहुत अच्छे लिखे हैं, ठीक है। नाटक, जयशंकर प्रसाद ने ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं, बहुत अच्छे नाटक इन्होंने लिखे हैं।
प्रेमचंद जी ने बहुत अच्छी कहानियों का सृजन किया, बहुत अच्छी कहानियां इन्होंने लिखी। आगे चलकर जैसे जैसे आपका स्टैंडर्ड बढ़ेगा और खासकर नाइन्थ में जाकर, नाइन्थ वगैरह में इस तरीके के जो पैराग्राफ है वो आपको नहीं दिए जाएंगे। वहां पर किसी राइटर के, किसी लेखक के जो कहानियों के अंश होते हैं और जो किसी भी साहित्य विधा को ले लिया जाएगा, यानी गद्य विधा को लेकर उसके बीच का पैराग्राफ आपको दिया जाएगा और उसमें आपको लिखना होगा। अब बात करते हैं कि जब हमारे सामने अपठित बोध होता है तो अपठित बोध को हम कैसे सॉल्व करें। अब सवाल ये उठता है कि अपठित बोध जब हमारे सामने हो तो हम उसको कैसे सॉल्व करें। फर्स्टली चिल्ड्रन, हमारे सामने कोई भी पैराग्राफ है तो उसको हम बहुत ही आसानी से, बहुत ही कूल माइंड से हम उसको फर्स्टली 2-3 बार पढ़ लें। 2-3 बार आप पढ़ेंगे और फिर आपको क्वेश्चंस पढ़ने हैं नीचे, और अपने हाथ में एक पेंसिल लेनी है और जो भी इम्पोर्टेंट लाइंस हैं उनको आप अंडरलाइन करिए। कई कई बार होता है कि जो आपका जो ग्रामेटिकल जो स्किल होता है, यानी भाषा की जो कमांड होती है, उसको भी चेक करते हैं कि जैसे शब्द दे दिया, अब यहाँ पर ज्ञान, अब ज्ञान का आपको विलोम दे दिया, हो सकता है ज्ञान शब्द की दो दो पर्यायवाची लिखने के लिए बोल दें। इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं कई बार। ठीक है चिल्ड्रन, ओके। अब इसको कैसे आप, टाइम कैसे बच सकता है आपका, 2 बार बहुत ही कूल माइंड से इसको पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद उसको हम अंडरलाइन करेंगे जो भी इम्पोर्टेंट लाइंस होंगी, और कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से आपको उसको अंडरलाइन करना है और समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, और जो जो भी आंसर्स होते हैं, उत्तर होते हैं, वो बहुत ही शॉर्ट में, यानी कम शब्दों में देने की कोशिश करनी चाहिए। कई कई बार होता है कि जो पैराग्राफ दिया होता है तो पैराग्राफ में ढेर सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, 4 ऑप्शंस होते हैं, उन चारों ऑप्शन में आपको बेस्ट ऑप्शन को, जो राइट ऑप्शन रहता है उसको सेलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन कई कई बार ये कंडीशंस नहीं होती। कई कई बार आपको पैराग्राफ दिया होता है, अपनी थिंकिंग बेस्ड बेसिस पे उसके आंसर वन लाइनर हो सकते हैं, एक लाइन के हो सकते हैं, उसको लिखना होता है। डिपेंड करेगा कि वो जो भी क्वेश्चन को पूछ रहे हैं या पूछ रही हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दे रहे हैं या वन लाइनर क्वेश्चन दे रहे हैं या वन वर्ड क्वेश्चन दे रहे हैं। ठीक है चिल्ड्रन, सो आपके जो सिलेबस में हमने हाफ ईयरली में कुछ चैप्टर आपको करवा दिए थे पैराग्राफ, आप पेज नंबर 167 पे जाएंगे सभी लोग, गए? वहां पर है अपठित पद्यांश का अर्थ। अरे वाह, यहाँ पर तो बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर पद्यांश ही दे दिया गया कि उसका मीनिंग ही समझाया गया कि एक्चुअल में अपठित पद्यांश होता क्या है। ठीक है, ओके, तो इसको देख लेते हैं। अपठित पद्यांश वही जो मैंने अभी तक बताया कि जो कविता का अंश हो, जिसे पढ़ा ना गया हो, उसी को हम अपठित पद्यांश कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो अपठित गद्यांश भी जो पेज नंबर 166 पे है, उसको आप मोटर वाहनों का धुआं वातावरण को प्रदूषित करने में दूसरा स्थान रखता है। कुछ शहरी इलाकों में तो हमारे स्वास्थ्य को मोटर और वाहनों के धुएं से, धूम्रपान से भी ज्यादा खतरा है। यदि हम विश्व की कुल जनसंख्या और मोटर वाहनों का अनुपात निकालें तो प्रत्येक 10 व्यक्तियों पर एक मोटर वाहन है। मोटर वाहन कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और जहरीली गैसों के सबसे बड़े उत्पादक हैं। तथापि मोटर कार का स्थान संपत्ति के रूप में जमीन के बाद दूसरे स्थान पर आता है। इसके देखेंगे तो जो क्वेश्चंस हैं उसमें कोई ऑप्शन आपको नहीं दिए गए हैं, उसमें वन लाइनर स्टेटमेंट आपको लिखना है। ठीक है, इसको टिक कर लीजिए सभी चिल्ड्रन। ओके, नेक्स्ट है कि जो हमारा भारत देश है उसमें लोकगीतों की क्या महत्ता है, और खासकर जो स्त्री लोकगीत, जो महिलाओं के लोकगीत होते हैं, उनकी क्या इम्पोर्टेंस है, इसके बारे में शायद नीचे दिया गया है। भारत में स्त्रियों के गीतों की संख्या अधिक है।
स्त्रियों के ये गीत भी लोकगीत ही हैं, परंतु ये वे लोकगीत हैं जिन्हें अधिकांशतः स्त्रियां ही गाती हैं। इन्हें लिखते भी अधिकतर स्त्रियां ही हैं। वैसे पुरुष रचनाकारों और गाने वालों की कमी नहीं है, परंतु इन गीतों का संबंध विशेषतः स्त्रियों से ही है। इस दृष्टि से भारत में स्त्रियों के गीत अन्य देशों से भिन्न हैं, क्योंकि संसार के अन्य देशों में स्त्रियों के अपने गीत पुरुषों या लोकगीतों से भिन्न नहीं है। इसको भी टिक कर लेंगे सभी। वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, आप लोगों को खुद लिखने हैं, ठीक है? ओके, नंबर 167 पे जाएंगे और ये जो कविता है उसे आप चाहें तो बुक से पढ़ लीजिएगा या फिर अपनी कॉपीज में कर लीजिए एज यू विश, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी लिख लीजिएगा, ठीक है चिल्ड्रन? किसी कोई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको अभी अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश में डिफरेंस ना समझ में आया हो? ओके, शताक्षी माइक ऑन करिए अपनी। नहीं ऑन करना है। ओके ओके शताक्षी, ये बताएं कि आपके सामने यदि अपठित गद्यांश है तो उसको आप कितनी जल्दी कोशिश करेंगी, कौन कौन से स्टेप आप अपनाएंगी कि आप उसको जल्दी से सॉल्व कर सकें? वो कौन कौन से स्टेप होते हैं? कोई बता सकता है? ओके ईशान बताइए। ठीक है, वेरी गुड, गुड बॉय। चलिए, अच्छे से आंसर किया। चलिए, कोई और स्टूडेंट जिसको और भी अभी समझाने की जरूरत है? आंसर जो ईशान ने दिए, ये दिया, माइक ऑन करिएगा प्लीज। कुशाग्र, कुशाग्र क्लास नहीं करता है क्या? ओके, आपकी क्लास में ईशान कितने स्टूडेंट्स डेली क्लास ज्वाइन करते हैं अदर क्लासेस में? अच्छा, हाँ हाँ, भी उतना ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके अविशार, माइक ऑन करिएगा बेटा। मैं आप सबसे इसलिए माइक ऑन करने के लिए बोलती हूँ क्योंकि मैं सिर्फ ईशान को नहीं पढ़ाती हूँ, मैं 6A के सभी स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ। तो मेरी आशाएं भी सभी से हैं कि आप सभी आंसर करें, और नहीं आता है तो आप माइक ऑन करके एटलीस्ट ये बता सकते हैं कि मैम मेरी समझ में नहीं आया है, प्लीज इसको दोबारा रिपीट कर दीजिए। ये आपका ओपिनियन हो सकता है, आपको समझ में नहीं आया है, ये आप बताएंगे, मैं नहीं। ये तब मैं समझ पाऊंगी जब आप बोलेंगे। ओनली ईशान की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है सारे आंसर्स का जवाब देने की। ओके चिल्ड्रन,